Hello everyone, how are you all? I hope you all will be fine and safe at your homes and doing your studies well. Welcome back in my class. Now tell me, from where do we buy things of our daily needs? Daily needs means रोज़मर्रा की ज़रूरतों का सामान, जैसे ब्रेड, बटर, दूध, अंडा, ये सब हम कहाँ से लाते हैं? रोज़मर्रा की ज़रूरतों का सामान हम कहाँ से लाते हैं? यस, फ्रॉम द मार्केट. मार्केट मीन्स बाजार. हम बाजार से ये सारा सामान लाते हैं. और मार्केट का नाम सुनते ही बच्चों के चेहरे पे एक स्माइल आ गई है जो मैं यहाँ से देख सकती हूँ. अब मुझे बताइए, मार्केट आप किस किस के साथ जाते हैं? अपने बड़ों के साथ ना. मार्केट आप अपने बड़ों के साथ जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ सामान लेने के लिए आपको अपने आसपास की मार्केट में अकेले भी जाना पड़ता है. तो पेरेंट्स उन्हीं बच्चों को मार्केट भेजते हैं जो थोड़े समझदार होते हैं और बड़े होते हैं. सारे बच्चे मार्केट जाना चाहते हैं, छोटे बच्चे भी मार्केट जाना चाहते हैं, लेकिन पेरेंट्स उन्हीं बच्चों को भेजते हैं जो समझदार होते हैं. यह समझदार से क्या तात्पर्य है कि आपको रोड क्रॉस करनी आनी चाहिए, दुकानदार से अच्छे से बात करनी आनी चाहिए. इस तरह की बातें आपको आनी चाहिए. और अब इस कोविड-19 के दौर में मास्क भी लगाना चाहिए और हमें सोशल डिस्टेंसिंग के रूल भी फॉलो करने चाहिए. तो आज इस लेसन के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे मार्केट में जाकर दुकानदार से अच्छे से मैनर्स और एटिकेट्स के साथ बात करनी है. Today we are going to study about a smart girl, Alia, who knows very well how to talk with shopkeeper in a market. So name of the lesson is In the Market. Lesson 15. If you will listen carefully, you are able to communicate everyday experiences in short and simple sentences. यानी कि अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो मार्केट में जाकर कैसे मैनर्स और एटिकेट्स के साथ छोटे छोटे सिंपल सेंटेंसेस आपको इंग्लिश में बोलना आ जाएगा. तो स्मार्ट गर्ल आलिया की बातें सुनने से पहले हम मार्केट में जाने से पहले कुछ बेसिक स्किल्स को जानना ज़रूरी है. So this is the time to know some basic skills a child must know before going to the मार्केट. मार्केट जाने से पहले कुछ स्किल्स के बारे में जानना हम सबके लिए ज़रूरी है. नंबर 1, आइडेंटिफाइंग मनी. इसका क्या मतलब है? मतलब उन्हीं बच्चों को मार्केट जाना चाहिए जिन बच्चों को रुपए पैसे की पहचान होती हो. यानी कि वो जानते हों कि 100 रुपये का नोट कैसा दिखता है, 20 रुपीज़ का नोट कैसा दिखता है, 50 रुपीज़ में और 500 के रुपीज़ में डिफरेंस क्या है. तो उनको पैसा पहचानना आना चाहिए. नंबर 2, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन विथ मनी. एक सिंपल जोड़ घटाना होता है और एक रुपए पैसे वाला जोड़ घटाना होता है. तो दोनों आपको अच्छे से आना चाहिए और ये आपने अपनी मैथ्स की क्लास में मैथ्स की टीचर से सीखा होगा. नंबर 3, अंडरस्टैंडिंग वेट. इट मीन्स यू मस्ट नो अबाउट ग्राम्स एंड किलोग्राम. Kilogram is written as kg in short and gram is written as g in short, and 1 kilogram is equal to 1000 grams, and gram is used to weigh light things and kilogram is used to weigh heavy things. इस चीज़ की जानकारी आपको होनी चाहिए. नंबर 4, प्रिपरेशन ऑफ अ सिंपल बिल. तो एक सिंपल बिल आपको तैयार करना आना चाहिए. मीन्स अगर आपने 1 kg जो आपको 1 किलोग्राम शुगर 40 रुपीज़ kg है और यू हैव टू बाय 2 kg शुगर, तो आप उसको कैसे लिखेंगे बिल में? जो शॉपकीपर है उसको 2 kg के रेट लिखेगा. 2 kg का रेट कितना हुआ? 80 रुपीज़ हुआ. तो इस तरह के जो बिल है वो आपको तैयार करना आना चाहिए, उसको समझना आना चाहिए, उसको पढ़ना आना चाहिए कि शॉपकीपर ने कैसे लिखा है. नेक्स्ट है कंप्यूटिंग मनी. कंप्यूटिंग मनी मीन्स रुपए का हिसाब किताब करना आपको अच्छे से आना चाहिए. क्विक कंप्यूटिंग मीन्स तेज़ी से आना चाहिए. कैलकुलेशन दिमाग में ही करनी आनी चाहिए, क्योंकि शॉपकीपर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपको टाइम दे. तो अगर आपको दिमाग में ही हिसाब किताब करना आता है, कोई कंप्यूटिंग आती है, तो आप आसानी से मार्केट जाकर सामान खरीद सकते हैं और दुकानदार आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता है. फिर क्या है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ नाउन्स. इट मीन्स क्या है कि आपको वस्तुओं के विषय में भी, नाउन क्या है? वस्तु के विषय में भी पता होना चाहिए कि कौन सी वस्तु काउंट हो सकती है, कौन सी वस्तु नहीं काउंट हो सकती है, किसको हम किलोग्राम में लेते हैं, किसको हम ग्राम्स में लेते हैं. तो ये थोड़े मैथ्स की जो स्किल्स हैं वो आपको मार्केट जाने से पहले थोड़ी सी आनी चाहिए. एंड नाउ दिस इज अ पिक्चर कॉम्प्रीहेंशन.
क्या होता है पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन? एक आपको पिक्चर दिखाई जाती है और आपसे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो पिक्चर होती है कभी कभी वो सीन पिक्चर होती है और कभी कभी वो अनसीन पिक्चर होती है। अनसीन मतलब वो आप उससे रिलेटेड स्टोरी को नहीं जानते हैं। तो अभी आपने ये स्टोरी पढ़ी नहीं है, अभी आपने लेसन पढ़ा नहीं है, तो आपको नहीं पता है कि इस लेसन के अंदर क्या है। तो इसलिए इस समय ये जो पिक्चर है वो आपके लिए अनसीन पिक्चर का काम करेगी। तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो आपको इस पिक्चर को देखकर ही जो भी आपके दिमाग में आए वो आपको आंसर्स देने हैं, ठीक है। तो वेयर इज नंबर 1, वेयर इज आलिया? आलिया कहाँ है? अब आलिया आपको कहाँ दिख रही है? आप ये भी कह सकते हैं कि आलिया इज इन द मार्केट, या आलिया इज एट द शॉप, आलिया शॉप पर है या मार्केट में है। वॉट काइंड ऑफ आइटम्स टू बाय हैज शी कम टू मार्केट? किस तरह के आइटम, किस तरह की वस्तुएं खरीदने के लिए वो मार्केट आई है, वो बाजार आई है। तो आप देख ही रहे हैं जो डेली नीड्स का सामान है, रोज़मर्रा की ज़रूरतों की वस्तुएं, वही सब इस शॉप पे दिख भी रहा है। एग है और बहुत बहुत कुछ दिख रहा है। तो आर दे, व्हाट आइटम्स कैन यू सी इन द शॉप? आपको किस तरह के आइटम्स दिख रहे हैं, है ना? मुझे क्या क्या दिख रहा है? एग्स दिख रहे हैं और शैम्पू की बॉटल्स दिख रही हैं, सोप दिख रहा है ना? और आटा दिख रहा है, दालें दिख रही हैं, ऐसी बहुत कुछ दिख रहा है। आर दे सिस्टमैटिकली अरेंज्ड? यस, दे आर सिस्टमैटिकली अरेंज, वो अच्छे से अरेंज्ड हैं। तो सिस्टमैटिकली अरेंज करने से क्या होता है? शॉपकीपर का भी टाइम कम लगता है और जो कस्टमर आता है उनका भी टाइम कम लगता है। वॉट कैन यू सी इन आलियाज हैंड्स? आप आलिया के हैंड में क्या देख सकते हैं? एक कपड़े का बैग, एक बैग वो खुद घर से लेके आई है, ये हमें दिख रहा है ना? फिर वॉट इज कैप्ट एट द लेफ्ट साइड ऑफ द शॉपकीपर? शॉपकीपर की लेफ्ट साइड में आपको क्या दिख रहा है? एक वेइंग बैलेंस रखा है टू वे द थिंग्स। विच टर्म इज यूज टू काउंट द एक्स? एक्स को काउंट करने के लिए कौन, एक्स तो पीछे रखे हैं, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एक्स को काउंट करने के लिए कौन सी टर्म यूज होती है। तो अभी तो हमने लेसन पढ़ा ही नहीं है, तो लेट्स फाइंड आउट इन द लेसन विच टर्म इज यूज टू काउंट द एक्स। नाउ ओपन योर बुक एट पेज नंबर 47, लेसन 15 इन द मार्केट। तो इसमें क्या होगा? पहले इस लेसन को हम अच्छे से पढ़ेंगे, फिर इसको हम हिंदी में भी समझेंगे और इसमें जो ग्रामर पार्ट आया है, जो लैंग्वेज पोर्शन है, उसको भी अच्छे से समझेंगे। मदर गिव्स अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू आलिया एंड सेज, मदर, आलिया, हियर इज अ लिस्ट ऑफ आइटम्स, प्लीज ब्रिंग दीज थिंग्स फ्रॉम द मार्केट। आलिया, ओके माँ, प्लीज गिव मी मनी एंड अ क्लॉथ बैग। Alia goes to a grocery store. Alia, hello Mahesh uncle. Mahesh uncle, hello Alia, what do you want? Alia, I want rice and jaggery. Mahesh uncle, how much do you want? Alia, 2 kilogram rice. Mahesh uncle, how much jaggery do you want? Alia, 1 kilo jaggery and a dozen eggs. Mahesh uncle, oh, you want 12 eggs. आलिया, यस अंकल, गिव मी सम कैंडल्स टू। तो ये एक कन्वर्सेशन की फॉर्म में ही जो लेसन है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन, यानी कि बातचीत बताई गई है। इसीलिए कहा गया है कि इस लेसन को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको शॉर्ट और सिंपल सेंटेंसेस मार्केट में यूज़ करना आ जाएगा। जो मदर है वो आलिया को एक लिस्ट ऑफ आइटम्स, मतलब वस्तुओं की सूची देती है, एंड सेज, और कहती है। ये प्रेजेंट टेंस चल रहा है, वर्तमान काल, कि माँ आलिया को एक वस्तुओं की सूची देती है और कहती है। मदर, आलिया, हियर इज अ लिस्ट ऑफ आइटम्स। माँ कहती है कि आलिया, ये वस्तुओं की सूची लो और प्लीज ब्रिंग दीज थिंग्स फ्रॉम द मार्केट, और इन वस्तुओं को कृपया बाजार से ले आओ। तो ध्यान दो, जब घर में भी बात करते हैं तो हमेशा पोलाइट वर्ड्स का यूज़ करते हैं, मैजिक वर्ड्स का यूज़ करते हैं। और माँ को आलिया से सामान मंगाना था, तभी माँ ने उसके साथ प्लीज़ शब्द का प्रयोग किया। और जो ये लाइन आ रही है ना, हियर इज़ अ लिस्ट ऑफ आइटम्स, इसका मतलब होता है टेक द लिस्ट ऑफ आइटम्स, लेकिन इसको लिखते कैसे कि हियर इज़ अ लिस्ट ऑफ आइटम। तो आलिया कहती है, ओके माँ, प्लीज़ गिव मी मनी एंड अ क्लॉथ बैग। तो आलिया बहुत समझदार लड़की है, स्मार्ट गर्ल है, उसने फ़ौरन माँ से क्या कहा कि माँ, कृपया मुझे कपड़े का थैला और पैसे दे दीजिए। उसने कपड़े का थैला साथ में मांगा। नोटिस करते जाना, जो एटिकेट्स वाली बातें हैं वो उन बातों को साथ साथ नोटिस करते चलो। तो आलिया गोज़ टू अ ग्रॉसरी स्टोर। तो आलिया एक ग्रॉसरी, माने जो किराने की दुकान पर जाती है, यानी कि जो अभी हमने पिक्चर में शॉप देखी थी वो एक ग्रॉसरी स्टोर होती है।
है, किराने की दुकान होती है जहाँ पर रोज़मर्रा की ज़रूरतों का सामान मिलता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रॉसरी स्टोर या ग्रॉसरी शॉप। अब आलिया जाती है और वो पूरे एटिकेट्स और मैनर्स दिखाते हुए महेश अंकल से क्या कहती है, हेलो महेश अंकल, नमस्ते महेश अंकल ना। तो महेश अंकल क्या कहते हैं, हेलो आलिया, व्हाट डू यू वांट। तो वो भी उसका उतने ही प्यार से जवाब देते हैं, बोलते हैं हेलो आलिया या नमस्ते आलिया, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहती हो, तुम्हें क्या चाहिए। कि जब आप मार्केट में जाएंगे, शॉपकीपर के पास जाते हैं तो वो फ़ौरन पूछता है कि आपको क्या चाहिए। तो आलिया कहती है कि आई वॉन्ट राइस एंड जैगरी, कि मुझे, तो आप जाते ही शॉप पे बताएंगे कि आपको क्या चाहिए। तो वो बोलती है आई वॉन्ट लगाते हैं, आई वॉन्ट राइस एंड जैगरी, कि मुझे राइस मीन्स चावल और जैगरी मीन्स गुड़, मुझे चावल और गुड़ चाहिए। तो अब महेश अंकल पूछते हैं कितना चाहिए, हाउ मच डू यू वॉन्ट, कि तुम्हें कितना चाहिए। तो आलिया कहती है 2 किलोग्राम राइस, मुझे 2 किलो राइस यानी चावल चाहिए। अब यहाँ देखो किलोग्राम का जो शॉर्ट फॉर्म लिखा है क्या, केजी, केजी मीन्स होता है किलोग्राम। अब महेश अंकल पूछते हैं कि हाउ मच जैगरी डू यू वांट, कि तुम्हें गुड़ कितना चाहिए, क्योंकि उसने 2 चीज़ें मांगी थी ना, कि मुझे राइस चाहिए और जैगरी चाहिए। तो पहले राइस पूछा कि राइस कितना चाहिए, उसने कहा 2 किलोग्राम राइस चाहिए। फिर उन्होंने पूछा गुड़ कितना चाहिए, तो उन्होंने कहा उसने कहा कि 1 किलो जैगरी एंड अ डजन एग्स, उसने कहा मुझे 1 किलो गुड़ चाहिए और 1 दर्जन अंडे भी चाहिए। हमने अभी पढ़ा था डजन, व्हाट डज डजन मीन, कि हम एक्स को कैसे काउंट करते हैं, एक्स को हम डजन में काउंट करते हैं, डजन मीन्स दर्जन। तो अंकल ने क्या कहा, महेश अंकल बोले ओ यू वॉन्ट 12 एग्स, यानी कि तुम्हें 12 अंडे चाहिए, क्योंकि 1 डजन इज इक्वल टू 12, एक दर्जन में 12 होते हैं। तो वो 1 डजन एग्स बोल रही थी, तो स्मार्ट गर्ल थी, उसने स्मार्टली टर्म्स यूज की, डजन एग्स। तो उसका अच्छा तुम्हें 12 अंडे चाहिए। फिर आलिया ने कहा यस अंकल गिव मी सम कैंडल्स टू, हाँ अंकल कृपया मुझे कुछ कैंडल्स माने मोमबत्तियां भी दे दीजिए। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। महेश अंकल, हाउ मैनी कैंडल्स डू यू वॉन्ट। अब महेश अंकल पूछते हैं कि तुम्हें कितनी कैंडल्स चाहिए। आलिया, आई वॉन्ट 12 कैंडल्स। महेश अंकल, डू यू वॉन्ट एनीथिंग एल्स। Alia, no uncle, can you please give me the bill? Mahesh uncle, here is your bill of 250 rupees and your packets. Alia, uncle, I have brought a cloth bag. I don't use polythene bags. Mahesh uncle, that is good. Alia, uncle, don't you know that we must not use polythene bags? Mahesh uncle, I know Alia, but other customers don't bring cloth bag like you. Alia, if you stop giving polythene bags, they will bring cloth bags. Mahesh uncle, you are right Alia. From now onwards, I will do this. Alia, uncle, please take the money. Thank you. तो महेश अंकल क्या पूछते हैं, हाउ मैनी कैंडल्स डू यू वॉन्ट, तुम्हें कितनी कैंडल्स चाहिए। एक बात और ध्यान देना इस लेसन में समझते हुए इसको, कि आप ध्यान से देखेंगे कि कुछ नाउन्स के साथ हाउ मैनी वर्ड का यूज़ है और कुछ के साथ हाउ मच का यूज़ है। तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे कि किन नाउन के साथ हम हाउ मैनी यूज़ करते हैं और कहाँ हाउ मच यूज़ करते हैं। बस आपको ध्यान ये देना है कि इस लेसन में कहाँ कहाँ हाउ मैनी और हाउ मच का यूज़ हुआ है। तो महेश अंकल कहते हैं हाउ मैनी कैंडल्स डू यू वॉन्ट, कि तुम्हें कितनी कैंडल्स यानी मोमबत्तियाँ चाहिए। आलिया, आई वॉन्ट 12 कैंडल्स, मुझे 12 मोमबत्तियाँ चाहिए। महेश अंकल, डू यू वॉन्ट एनीथिंग एल्स, क्या तुम्हें कुछ और भी चाहिए। आलिया, नो अंकल, नहीं अंकल, कैन यू प्लीज़ गिव मी द बिल। अब देखो स्मार्ट गर्ल है, उसने फ़ौरन क्या कहा कि क्या आप मुझे बिल दे सकते हैं। मतलब जब सामान लेना है दुकानदार से तो बिल भी मांगना है, बिल भी लेना है। तो महेश अंकल कहते हैं हेयर इज़ योर बिल ऑफ 250 रुपीज़ एंड योर पैकेट्स, कि ये है तुम्हारे 250 रुपये का बिल और ये आपके पैकेट्स। तो यहाँ भी यही लाइन आई है, हेयर इज़ योर बिल। तो इसका मतलब क्या है, टेक योर बिल ऑफ 250 रुपीज़ एंड योर पैकेज, ये अपने पैकेट्स और 250 रुपये का बिल ले लो। तो आलिया कहती है
अंकल आई हैव ब्रॉट अ क्लॉथ बैग, अंकल मैं अपना कपड़े का थैला लेके आई हूँ। आई डोंट यूज़ पॉलीथीन बैग्स, मैं पॉलीथीन बैग्स यूज़ नहीं करती हूँ। तो महेश अंकल ने कहा दैट इज़ गुड, ये बहुत अच्छा है। तो आलिया ने कहा अंकल डोंट यू नो दैट वी मस्ट नॉट यूज़ पॉलीथीन बैग्स, क्या आपको नहीं पता है कि हमको पॉलीथीन बैग्स यूज़ नहीं करना चाहिए? तो महेश अंकल ने कहा आई नो आलिया बट अदर्स कस्टमर डोंट ब्रिंग क्लॉथ बैग लाइक यू। आलिया मुझे पता है, लेकिन जो दूसरे कस्टमर्स हैं वो आपकी तरह कपड़े का बैग लेकर नहीं आते हैं। तो यहाँ देखो डोंट शब्द का यूज़ हुआ है, ये डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। आलिया इफ़ यू स्टॉप गिविंग पॉलीथीन बैग्स दे विल ब्रिंग क्लॉथ बैग्स, कि अगर आप पॉलीथीन बैग्स देना, अगर शॉपकीपर ही पॉलीथीन बैग्स देना कस्टमर्स को बंद कर दें तो वो अपना कपड़े का बैग घर से स्वयं लेके आएंगे। तो महेश अंकल ने कहा यू आर राइट आलिया, आलिया तुम बिल्कुल सही हो। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल डू दिस, आगे से मैं यही करूँगा। तो आलिया बोलती है अंकल प्लीज़ टेक द मनी थैंक यू, कि अंकल प्लीज़ पैसे को लीजिए और धन्यवाद। उसने धन्यवाद दिया। तो देखा किस तरह से आलिया ने बहुत स्मार्टली, बहुत समझदारी से अपने दिमाग को यूज़ करते हुए उसने शॉप पे गई और शॉपकीपर से बहुत एटिकेट्स और मैनर से उसने बात की। और देखो जैसे उसने बिल मांगा था तो एक बिल जो महेश अंकल ने आलिया को दिया था वो बिल एक यहाँ दिया हुआ है। आओ अब इस बिल को अच्छे से समझते हैं। हाउ टू प्रिपेयर अ सिंपल बिल, कि एक सिंपल बिल कैसे तैयार करते हैं। अगर आपको तैयार करना आएगा तो जब शॉपकीपर आपको बिल देगा तो उसको आपको पढ़ना भी आएगा। तो पहले ऊपर शॉप का नाम रहता है, फिर जो सामान हम खरीदते हैं, जो लेते हैं, वो पर्टिकुलर्स में उन सारे सामान की लिस्ट बनती है। आलिया ने क्या क्या लिया था? राइस लिया था, राइस मीन्स चावल। जैगरी ली थी, जैगरी मीन्स गुड़। एग्स लिए थे, एग्स मीन्स अंडे। और कैंडल्स ली थी, कैंडल्स मीन्स मोमबत्ती ली थी। फिर उनकी क्या आती है? क्वांटिटी आती है। राइस कितना लिया था? 2 kg। फिर उसका अमाउंट लिखते हैं। अब ये आपको पता होना चाहिए था कि राइस जो था है वो 30 रुपीज़ kg है, और जब आलिया ने 2 kg लिया तो 32 जा क्या हो गया? 60 हो गया। तो सीधे उन्होंने शॉपकीपर ने यहाँ 60 रुपीज़ लिख दिया है ना। फिर जैगरी कितनी थी? जैगरी 50 रुपीज़ kg थी। जैगरी यानी गुड़ 1 kg लिया तो यहाँ 50 रुपीज़ लिख दिया। एग्स कितने थे? 12 पीसेस थे, 12 मतलब 1 डजन थे, 12 पीसेस, वो 80 रुपीज़ के हुए। और कैंडल्स जो थी वो भी 1 डजन थी, 12 पीसेस थी, तो वो भी 60 रुपीज़ की हुई। तो एक क्वेश्चन है सिंपल सा कि अगर जो 12 पीसेस कैंडल 60 रुपीज़ की है तो 1 कैंडल कितने की होगी? तो हम क्या करेंगे? क्विक कंप्यूटिंग, फटाफट जवाब देना है। 60 को 12 से हम डिवाइड कर देंगे। 12 5 जा 60, तो 5 रुपीज़ की एक कैंडल हुई। तो 12 कैंडल्स कितने की हुई? वो 60 रुपीज़ की हुई। फिर वो जितना अमाउंट आएगा वो उसको ऐड कर देंगे। आपको एडिशन भी आना चाहिए, और रुपये और पैसे वाला भी एडिशन आना चाहिए, तभी तो आप पढ़ पाएंगे कि दुकानदार ने आपको बेवकूफ़ नहीं बनाया है और आपको सही बिल दिया है। एंड नाउ दिस इज़ द टाइम टू लर्न न्यू वर्ड्स, जो नए शब्द यहाँ आए थे उनको पढ़ने का टाइम। नंबर 1 ग्रॉसरी स्टोर मीन्स किराने की दुकान। क्लॉथ बैग कपड़े का थैला। जैगरी गुड़। कैंडल मोमबत्ती। कस्टमर्स ग्राहक। लिस्ट ऑफ आइटम्स वस्तुओं की सूची। और डजन को हिंदी में बोलते हैं दर्जन। अब इसको कैसे स्पेल करते हैं, स्पेलिंग कैसे लर्न करते हैं जो आसानी से लर्न हो जाए। जैसे ग्रॉसरी शॉप, जब हम किसी भी स्पेलिंग को लर्न करते हैं तो उसको बीच बीच में से तोड़ कर पढ़ते हैं और लर्न करते हैं। ग्रॉसरी शॉप GROCERY ग्रॉसरी। STORE स्टोर, ग्रॉसरी स्टोर, शॉप नहीं स्टोर। क्लॉथ बैग CLOTH क्लॉथ BAG बैग, क्लॉथ बैग। जैगरी JAGGRY जैगरी। कैंडल पहले कैन लिखा CAN कैन, DLE डल कैंडल। कस्टमर्स पहले का CUSTOMERS। लिस्ट ऑफ आइटम्स LIST लिस्ट। OF ऑफ आइटम्स ITEMS आइटम्स। और डजन DOZEN डजन। एंड नाउ ग्रामर जोन। आज हम ग्रामर जोन में क्या सीखेंगे? We will learn about countable and uncountable noun. A noun that we can count is called a countable noun. Noun याद है ना कि nouns क्या होते हैं? Noun is the name of a person, place or thing. जो noun होते हैं वो किसी भी इंसान का नाम, स्थान का नाम या वस्तु का नाम होता है, जैसे राम, कानपुर, पेंसिल, लखनऊ, टाइगर, ताजमहल एक्सेट्रा। तो ये नाउन्स हुए। अब बात आ रही है काउंटेबल एंड नॉन काउंटेबल नाउन्स की। अ नाउन दैट वी कैन काउंट इज कॉल्ड अ काउंटेबल नाउन।
वो नाउन, वो वस्तु जो हम काउंट कर सकते हैं, जो हम गिन सकते हैं, उसको काउंटेबल नाउन कहते हैं। इट कुड बी अ सिंगुलर और प्लूरल, ये सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है। जैसे बुक, बुक्स, मतलब एक बुक को भी काउंट कर सकते हैं और बहुत सारी बुक्स को भी काउंट कर सकते हैं। मैंगो, मैंगोज, एक आम को भी काउंट कर सकते हैं और बहुत सारे आम को भी काउंट कर सकते हैं। एग, एग्स, एक एग को भी काउंट कर सकते हैं और बहुत सारे एग्स को भी काउंट कर सकते हैं। टेबल, टेबल्स, एक टेबल को भी काउंट कर सकते हैं और बहुत सारे टेबल्स को भी काउंट कर सकते हैं। तो जिन वस्तुओं को हम काउंट कर सकते हैं उनको बोलते हैं काउंटेबल नाउन। अ नाउन दैट वी कैन नॉट काउंट, वो नाउन, वो वस्तु जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, उसे बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। इट कुड बी अ सिंगुलर और अ प्लूरल। एग्जाम्पल, राइस, चावल, वाटर, पानी, शुगर, चीनी, न्यूज़, समाचार। तो ये सब क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन है क्योंकि इनको हम काउंट नहीं कर सकते, है ना। कि क्या आप पानी को काउंट कर सकते हैं, राइस को काउंट कर सकते हैं, शुगर क्रिस्टल्स की फॉर्म में होती है कि क्या फिर भी उसको काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो ये है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। एंड नाउ लैंग्वेज प्रैक्टिस। इस लैंग्वेज प्रैक्टिस के पार्ट में हम अभी सीख के आए हैं काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, उसी की इसमें प्रैक्टिस करेंगे। और रूल्स आर द सेम, यू हैव टू गिव द आंसर। आंसर आपको देना है और आपके आंसर देते ही आंसर यहाँ ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। लेट्स स्टार्ट। पहले काउंटेबल नाउन, जिनको हम, जो वस्तुएं हम काउंट कर सकते हैं। वेरी गुड, कैंडल, कैंडल काउंट कर सकते हैं। चेयर, वेरी गुड, कुर्सी हम काउंट कर सकते हैं। एग, एग भी काउंट कर सकते हैं। पेंसिल भी काउंट कर सकते हैं। गर्ल भी काउंट कर सकते हैं। ट्री भी काउंट कर सकते हैं। लेटर भी काउंट कर सकते हैं। और ये हो गया आपके काउंटेबल नाउन। अब बारी है अनकाउंटेबल नाउन की, जिसका आंसर आपने पहले ही दे दिया और पहले ही सामने आ गया। राइस, राइस को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो वो हो गया आपका अनकाउंटेबल नाउन। शुगर, शुगर को हम काउंट नहीं कर सकते, वेरी गुड। जैगरी, जैगरी, गुड़ को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। वाटर, पानी को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। और क्या है, टी, टी को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। फूड को भी काउंट नहीं कर सकते, ग्रास, घास को भी काउंट नहीं कर सकते और स्नो को भी काउंट नहीं कर सकते। तो ये हो गए आपके काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, जिसको अभी हम अच्छे से पढ़कर आए हैं। और इसको एक बार मैं और अच्छे से याद दिला दूं। जो काउंटेबल नाउन होते हैं, अ नाउन दैट वी कैन काउंट इज कॉल्ड अ काउंटेबल नाउन। वो नाउन जिसे हम काउंट कर सकते हैं उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं, जैसे बुक, बुक्स, मैंगो, एग, टेबल्स। और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, अ नाउन दैट वी कैन नॉट काउंट, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, उनको अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, जैसे राइस, वाटर, शुगर, न्यूज़, मिल्क, सॉल्ट एक्सेट्रा, है ना। ये है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अब बात आती है इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस की। इसमें हम यूज़ ऑफ मच और मैनी सीखेंगे। याद है ना, काउंटेबल नाउन जिसे हम काउंट कर सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। अब आता है मच और मैनी। वी यूज़ मैनी बिफोर काउंटेबल नाउन्स। हम काउंटेबल नाउन से पहले मैनी लगाते हैं और अनकाउंटेबल नाउन से पहले मच लगाते हैं। वी यूज़ मैनी बिफोर काउंटेबल नाउन्स एंड मच बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स, जो आपने अपने लेसन में पढ़ा था। तो पहले इसमें हम देखते हैं इन सेंटेंसेस में नाउन कौन कौन से हैं। ऑरेंजेस नाउन है, मनी नाउन है, प्लेयर्स नाउन है, टाइम नाउन है, और क्या नाउन है इसमें, लैंग्वेजेस नाउन है, और यहाँ आई डोंट नो अबाउट कंप्यूटर्स, कंप्यूटर नाउन है, लेकिन बात यहाँ नॉलेज की हो रही है। हाउ मैनी ऑरेंजेस, क्योंकि ऑरेंज को हम काउंट कर सकते हैं इसलिए उसके आगे मैनी आया है। मनी के आगे मच आया है। प्लेयर्स को हम काउंट कर सकते हैं तो मैनी आया है। टाइम को हम काउंट नहीं कर सकते तो मच आया है। लैंग्वेजेस को काउंट कर सकते हैं तो मैनी आया है, और नॉलेज को हम काउंट नहीं कर सकते तो मच आया है। तो इस चीज़ को याद रखना कि वी यूज़ मैनी बिफोर काउंटेबल नाउन्स एंड मच बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स। एंड नाउ दिस इज क्वेश्चन टाइम। जो हमने लेसन पढ़ा, समझा, कन्वर्सेशन, उसका क्वेश्चन टाइम। वॉट डिड आलियास मदर वॉन्ट आलिया टू परचेज फ्रॉम द मार्केट? Alia's mother wanted Alia to purchase rice, jaggery, eggs and candles from the market. क्या करना है आंसर में? बहुत सिंपल होता है आंसर आपका, कि सीधे आपने क्या किया, आधा आंसर क्वेश्चन से उतारा और जब डिड आता है तो वर्ब में ईडी लग जाता है, पास्ट टेंस आ जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड आलिया गो टू बाय थिंग्स? आलिया वस्तुओं को खरीदने कहाँ गई थी? तो आलिया वेंट टू मार्केट टू बाय थिंग्स। यहाँ भी वही है, गो आया है, गो का पास्ट टेंस वेंट। जब डिड आता है क्वेश्चन में तो आंसर में उसके पास्ट टेंस आ जाती है। वाई शुड बी यूज क्लॉथ बैग्स इंस्टेड ऑफ पॉलीथीन बैग्स? दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ध्यान से सुनने वाला क्वेश्चन है कि हम पॉलीथीन बैग की जगह हमें कपड़े का थैला क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। We should use cloth bags instead of polythene bags because polythene is not good for the environment. It never mixes with soil. It remains in the soil for a long time. क्योंकि ये environment के लिए, हमारे वातावरण के लिए, पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदायक होती है और कभी भी soil यानी मिट्टी में mix नहीं होती है। एंड नाउ दिस क्विक थिंग, हमने बात किया था ना स्टार्टिंग में कि आपको क्विक कंप्यूटिंग आना चाहिए, आपको फटाफट इस क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। हाउ मच जैगरी डिड आलिया वांट? आलिया को कितने किलो जैगरी की आवश्यकता थी? 1 kg जैगरी, वेरी गुड। हाउ मेनी बनानास आर देयर इन 1 डजन? डजन मीन्स 12, तो 12 बनानास। हाउ मच राइस डिड आलिया बाय? आलिया ने कितना चावल लिया था? 2 kg राइस। हाउ मेनी एग्स डिड आलिया वांट? आलिया वांट 1 डजन एग्स मीन्स 12 एग्स। हाउ मेनी डेज आर देयर इन 5 वीक्स? 1 वीक में 7 डेज होते हैं, तो 5 वीक्स में कितने होंगे? 35 डेज। हाउ मेनी ग्राम्स आर देयर इन 1 किलोग्राम? तो कितने हुए? देयर आर 1000 ग्राम्स इन 1 किलोग्राम। एंड नाउ दिस इज द टाइम फॉर conclusion. What we have learned today? We have learned conversation between a shopkeeper and a customer. We have learned about countable and uncountable noun. कि जो हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल और जो नहीं काउंट कर सकते वो अनकाउंटेबल। यूज ऑफ हाउ मच एंड हाउ मैनी, न्यू वर्ड सीखे हमने, कंसेप्ट ऑफ काउंटिंग सीखी, एंड हाउ टू प्रिपेयर आ सिंपल बिल। एक सिंपल बिल को कैसे तैयार करते हैं वो भी हमने सीखा। यानी कि जो ये शॉप दिख रही है, कौन सी शॉप है? ग्रॉसरी स्टोर है या इसे ग्रॉसरी शॉप भी कह सकते हैं। एंड नाउ दिस इज द टाइम फॉर होम असाइनमेंट, प्रोजेक्ट वर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल you have to make a list of the items which you want for your birthday. आपको अपनी बर्थडे के लिए एक लिस्ट ऑफ आइटम्स यानी वस्तुओं की सूची बनानी है। अब ये तो आप सबको बहुत पसंद होता है अपनी बर्थडे के बारे में लिखना। तो बर्थडे में क्या क्या आता है? बर्थडे केक, तो आपको उसका अमाउंट भी लिखना है। बर्थडे केक तो एक ही आएगा ना, तो बर्थडे केक डैश लगा के नंबर 1। फिर केक पे लगने वाली कैंडल्स, और वो कैंडल्स कितनी चाहिए आपको? जितने ईयर्स के आप हैं उतनी आपको कैंडल्स चाहिए या उस नंबर की कैंडल चाहिए, वो भी उसके आगे आप लिखेंगे। और क्या क्या आता है बर्थडे में? बच्चे जो होते हैं बर्थडे कैप्स लगाते हैं। तो आपने जितने फ्रेंड्स को इनवाइट किया, मान लीजिए आपने 10 फ्रेंड्स बुलाए हैं तो 10 बर्थडे कैप्स। तो बर्थडे कैप्स के आगे आप क्या लिख देंगे? आप 10 लिख देंगे। फिर अपने रूम को डेकोरेट करने के लिए कलरफुल स्ट्राइप्स, बैलून्स, है ना, वो भी आपको चाहिए। फिर रिटर्न गिफ्ट्स भी चाहिए आपको, जितने आपने अपने फ्रेंड्स बुलाए उतने रिटर्न गिफ्ट्स, तो रिटर्न गिफ्ट के आगे भी 10 लिख देंगे। तो इस तरह से आप बर्थडे के लिए लिस्ट बनाएंगे और अपने पेरेंट्स को देंगे। नंबर 2, कलेक्ट द रैपर्स ऑफ वेरियस आइटम्स एंड राइट देयर प्राइसेस, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट एंड टैग लाइन्स ऑन अ चार्ट पेपर। आपको क्या करने हैं? आप जो टॉफ़ी खाते हैं, चिप्स खाते हैं, बिस्किट्स खाते हैं, एक दिया भी, एक बिस्किट का पैकेट का दिया भी है, उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी होती है, उसके प्राइस लिखे होते हैं कितने रुपए का है, उसकी एक्सपायरी डेट लिखी होती है और टैग लाइन्स भी लिखी होती है। प्राइस यानी मूल हो गया, और मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या हुई कि किस दिन इसका निर्माण हुआ था। फिर क्या हुआ आपका एक्सपायरी डेट क्या होती है कि किस दिन ये एक्सपायर हो जाएगा, मतलब समाप्ति तिथि, किस दिन वो समाप्त हो जाएगा। तो क्योंकि उसके बाद की वस्तु आपको नहीं खानी चाहिए, तो वो एक्सपायरी डेट भी आपको सामने लिखनी है। और एक टैग लाइन होती है। टैग लाइन क्या होती है? एक स्लोगन होता है जो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है, एक शॉर्ट टेक्स्ट होता है, वो आपको भी एक चार्ट पेपर में लिखना है। इससे आपको समझ में आएगा कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या होती है। जब भी आप कोई सामान मार्केट से लेंगे तो हमेशा फिर उसके प्राइस पढ़ेंगे, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट पढ़ेंगे, उसकी एक्सपायरी डेट भी पढ़ेंगे, जिससे आपको सामान लेना आसान होगा। So thank you so much. We will meet in the next class very soon with some more activities. But remember, good manners brighten the personality. अच्छी आदतें आपके व्यक्तित्व को उज्जवल करती हैं और it is the thought of the day too. So greet everyone, use polite or magic words whether you are at home or in the market. Or at the time of COVID-19, wear mask, avoid social gathering, follow the rules of social distancing, wash your hands regularly. Thank you so much. Love and blessings for my children.